एवरीवन, हम लोग अपने इतिहास का सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ वहाँ तक चर्चा कर लिए थे। तो अब चर्चा करेंगे हम लोग कि जो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी उसके अंतर्गत क्या क्या हुए, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थी। तो हम लोग लास्ट क्लासेस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में आपके लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और माना गया कि 26 जनवरी 1930 में आपके गणतंत्र रूप में स्वतंत्र के लिए आपका सहयोग देंगे। और फिर महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा हुई। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लासेस तक देख लिए थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आंदोलन में यह प्रावधान था कि इसमें अंग्रेजों का सहयोग ना करने के साथ साथ जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था उसका उल्लंघन करना। ठीक है, इसका सिंपली यह मीन है कि जो लॉ था उसको तोड़ना। अब हम लोग देखते हैं कि जो आंदोलन हुआ किस किस रूप में लिया। तो पहला है कि देश के विभिन्न भागों में हजारों ने नमक कानून तोड़ा। जो नमक कानून था, नमक कानून यह था कि जो अंग्रेज मतलब कि कोई भी भारतवासी अंग्रेजों के द्वारा बिना सहमति के कोई भी नमक नहीं बना सकता है, उसको तोड़ा गया। उसके बाद फिर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जो विदेशी कपड़ा बाहर से आते थे उसका मनाही हो गया, उसका भारत में आना कम हो गया। उसके फिर शराब के दुकानों का पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग हम लोग बताए थे कि जैसे कोई भी ये गेट है शराब का, उसमें जब हम लोग एंट्री करते हैं तो एंट्री के जहाँ पर जो गेट है एंट्री गेट वहीं पर लोग सत्याग्रह करने लगे, तो आपके पिकेटिंग कहलाता है। तो शराबों के दुकानों को पिकेटिंग होने लगी। फिर किसान लागत एवं चौकीदारी का कर चुकाने से इनकार करने लगा। फिर जंगल में रहने वाले लोग वन कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो ये आपके इतने सारे चीज़ हुए उसके वजह से जो आपके इरवन थे उन्होंने समझौता करने का सोचा। तो वह समझौता इस प्रकार से था। 5 मार्च 1931 में गांधी रिवन समझौता हुआ। ये आपके मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है कि गांधी रिवन समझौता कब हुआ, किनके बीच हुआ। तो आप गांधी जी और इरविन में डाल देंगे। अब उसके जरिए क्या हुआ था, इसके जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले जो गोलमेज सम्मेलन थे, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, उसमें हिस्सा लेने पर सहमति दी। उसमें आपके मतलब सहयोग देने की कोशिश की। उसके बाद फिर दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लंदन गए, पर जो लंदन में गए थे वो बीच में उनकी वार्तालाप हो रही थी, उनकी बातचीत हो रही थी, वह टूट गई और उनको निराश वापस लौटना पड़ा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जो आम लोग थे वह लोग ने आंदोलन को कैसे लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस प्रकार से लिया। हाँ, एक बहुत ही थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब यह है कि देखिए आप कह सकता है कि सिविल नाफरमानी किसे कहा जाता था, किस आंदोलन को सिविल नाफरमानी के नाम से जाना जाता था, तो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिविल नाफरमानी के रूप में भी जाना जाता है। अब लोगों ने किस प्रकार से लिया उसके बारे में चर्चा करते हैं। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। अब किसानों के लिए स्वराज का क्या मायने थे उसके बारे में देखते हैं। उनको भारी लगान को माफ़ कर दिया जाए, उनका पहला मांग था। उनका पहला मतलब उनके द्वारा मायने था कि स्वराज हमें किस प्रकार से मिले। उसके बाद फिर जो जमींदार से पट्टे पर ज़मीन को जो भाड़ा चुकाना पड़ता था उसे माफ़ कर दिया जाए। जमींदार द्वारा जो ज़मीन
पर खेती करने के लिए जो मतलब आपके भाड़ा देना पड़ता था उसको माफ़ किया जाए। उसके बाद फिर गरीब किसान और कांग्रेसों के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। मीन्स कि गरीब किसान को लगता था, सॉरी, गरीब किसानों के जो आपके आंदोलन थे उससे लगता था कि कांग्रेस को कि जो बड़े किसान हैं या फिर जमींदार है वह नाराज हो जाएंगे, उनके मतलब सहयोग नहीं करेंगे, जिसके वजह से वह भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन देने में डरते थे, हिचकिचाते थे। अब हम लोग देखते हैं व्यावसायिक वर्ग, जो आपके इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योगपति लोग थे, उनके बीच में क्या थी, उनका क्या स्वराज का मायना था। उनका मायना था कि विदेश वस्तुओं के आयात से सुरक्षा हो, जो विदेशी वस्तु भारत में आते हैं उसकी सुरक्षा हो, रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव। एक विनिमय अनुपात थी जो कि रुपया स्टर्लिंग विदेशी के नाम से जाना जाता था, उसमें बदलाव हो। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्रूशियल टॉपिक पर, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखते हैं 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना हुई। अब पूछ सकता है आपका कि IICC क्या थी, उसको हम कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1920 में हुई। माइंड में रखना है, VVI वाला क्वेश्चन है, आपके 1 मार्क्स में आते हैं। उसके बाद फिर है आपके 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई। इसको कहते हैं फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज नोन एज फिकी। तो CBSE पूछ सकता है कि फिकी की फुल फॉर्म बताइए और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप बता देंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज नोन एज फिकी, एंड 1927 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो हम लोग देखेंगे जो आपके सिविल नफरमानी, दिस इज ऑल्सो नोन एज सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का योगदान क्या क्या था। तो पहला है कि नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरत गांधी जी के बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाते थे। आपका ये पॉइंट बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। उसके बाद फिर बहुत सारे औरत लोगों ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद फिर जो विदेशी कपड़ा थे उसको बहिष्कार किया और शराब की दुकानों को पिकेटिंग की। मीन्स उसको जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं उसी की जगह पर जाके आंदोलन करना, वह पिकेटिंग कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा की सीमाएं, कि इसके अंतर्गत क्या क्या सीमाएं थी। मीन्स कि जो दलित लोग थे, जो मतलब पिछड़ी जाति थे, सप्रेस लोग थे, उन लोगों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है कि आपके जो हरिजन को ईश्वर की संतान किसके द्वारा बताया गया। हरि जोड़ जन, हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब होता है आपके आम लोग, जन, हरिजन, ठीक है। तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था हरिजन। अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, यह भी एक पिछड़े जाति के नेता थे। अभी इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे एसोसिएशन की स्थापना की जो कि दलित वर्ग को बहुत ही लाभ, आरक्षण मिलने में हेल्पफुल रहा। तो अब हम देखते हैं उसके बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 मीन्स की 1930 में दलितों के लिए दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस गठन की स्थापना की, तो उसको हम कहेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। किसके द्वारा स्थापना हुई, तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कब हुई, तो 1930 में हुई।
अब हम देखेंगे कि आपके 1932 की पूना पैक्ट वह क्यों हुई, वह किस लिए हुई, किसके किसके बीच हुई और वो होने के बाद क्या हुआ। तो हम देखते हैं। तो जो आपके अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया, तो हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ था। देखो, तो दलितों के लिए जो आपके अंबेडकर साहब थे, तो उनका मांग था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग हो। मीन्स कि आपके गांधी जी को लगता था कि अगर हम दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे देंगे, निर्वाचन क्षेत्र दे देंगे, तो जिसमें उसको लगेगा कि मेरा ये अलग क्षेत्र है और वह बंटवारा का मतलब एक हिस्सा बन सकता है, जिसकी वजह से एक बंटवारा हो सकता है। तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसके द्वारा हुआ था, तो आपके अंबेडकर के साहब के द्वारा हुआ था। फिर जो ये मांग थी उस ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान भी लिया गया कि हाँ, हम आपको दे देंगे दलित के लिए अलग क्षेत्र। लेकिन गांधी जी थोड़ा जिद्दी थे, हठी थे। वह क्या किए, वह आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए तो उनमें एकीकरण की जो प्रक्रिया है, मीन्स की एक राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया है वह धीमे पड़ जाएगी और वह में भी अलग बढ़ जाएंगे। वह में भी कि अगर जो छोटे लोग हैं वो सोचेंगे कि हम छोटा है तो हम बड़े से क्या बात कर सकते हैं, जो बड़ा है वो सोचेगा कि छोटा है क्या होगा। तो फिर आपके जो एकीकरण है, मीन्स कि यहाँ पे जो साथ रहने वाला बात होता है वह ख़त्म हो जाएगा। अब उसके आगे हम देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का कहना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, उनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, जो जो केंद्र सरकार है उसमें अगर आरक्षित सीटें दी जाए, 5 सीट या 6 सीट कुछ भी, जिस मतलब हम आपकी एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे कि बंगाल और पंजाब में मुसलमान की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। मीन्स कि उनका दो मांग था कि अगर हमारे जो मुसलमान हैं भाई साहब हैं उनको केंद्र सभा में एक अलग आरक्षित सीट दी जाए और फिर जहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पर अनुपात के रूप में प्रतिनिधित्व का सीट मिले। ठीक है, और ये सब मिलेगा तो आपकी जो पाकिस्तान की मांग है वो हम आपको छोड़ देंगे। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद फिर आखिर हुआ क्या। 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा था, हिंदू सभा महासभा का सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा था, जिसमें M.R. जयकर ने खुलेआम निंदा किया। किसका निंदा किया, जो कि आपके उसके मांग थे, मुस्लिम लीग के जो मांग थे उसको खुलेआम निंदा किया गया, जिसके वजह से अब जितने भी हमारे पास रास्ता दिख रहे थे कि दोनों एक हो जाए, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू लीग मुस्लिम लीग एक हो जाए, उसकी सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। 1930 में एक नंबर वाला क्वेश्चन, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आज के वीडियो में कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको रिपीट कीजिएगा, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, क्यूजेस हैं जो हमने अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको जाकर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।